बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत सब के लिए। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाज़रीन, मेरे मुल्क पाकिस्तान में टाइफाइड, मलेरिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, मोटापा जैसी खतरनाक बीमारियां आम और फैलती जा रही हैं, जिससे लोग इस बीमारियों की वजह से जान से जा रहे हैं। आखिर मेरे मुल्क के लोगों की कीमती जानें क्यों जाती हैं? क्या हुकूमत इस पे कोई काम नहीं कर रही? अगर काम कर रही है तो क्या उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? इन बीमारियों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर फारूकी, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है। आई वेलकम यू टू माय प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, आपका इनवाइट करने का शुक्रिया। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस कितनी खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज क्या है? अगर इसकी तफसीलात के मुताबिक, डब्ल्यू एच ओ की तफसीलात के मुताबिक, हेपेटाइटिस से दुनिया में हर 30 सेकंड में कम से कम एक शख्स उसमें हलाक हो रहा है और हर साल इस मर्ज में 10 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। इस वक्त दुनिया में 30 करोड़ 50 लाख अफराद हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ अकसाम में मुब्तला हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, हेपेटाइटिस बेसिकली हम कहते हैं जिगर की सोजिश रोग, हम्म, और जिगर की सोजिश इसकी मुख्तलिफ अकसाम हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो हमारे मुल्क में पाई जाती है वो वायरल इन्फेक्शंस पाए जाते हैं। वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी और ई। ये वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि मोस्ट कॉमनली जिगर की सोजिश का सबब बनते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वजूहात हैं जो कि जिगर की हम्म, सोजिश कराते हैं, जिसमें कुछ वजह आपका मोटापा है, जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं। इसके अलावा हम जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक सिरोसिस भी होता है, वो भी जिगर की सोजिश कराता है। और दूसरी भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, हम्म, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम आपके आपके खिलाफ हो जाता है। और कुछ और भी बीमारियां, लेकिन हम यहाँ जो मोस्ट कॉमन हमारे मुल्क में है वो वायरस इन्फेक्शंस हैं। अच्छा, अब इस वायरस इन्फेक्शंस में जो हमारे पास हेपेटाइटिस ए और ई हैं, ये तो एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं और ये शाज़ व नादिर ही आपको किसी कॉम्प्लिकेशन में लेके जाएँगे। सही। लेकिन इसके बरक्स जो हेपेटाइटिस बी, सी हैं और डी वायरस है, जो क्योंकि डी वायरस अकेला नहीं होता, वो बी के साथ ही आपको इन्फेक्ट करेगा। ये क्रोनिसिटी में चले जाते हैं, जिसके बाद इनकी आगे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती हैं। और इन दोनों की, ये जो वायरसेस हैं ए और ई, बी और सी, इनके मुख्तलिफ रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं। तो हमें इस पे वर्क करना होगा कि हम इन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन को कंट्रोल करें। और अगर हम पहले इस रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा तरीका इलाज आता है कि दोनों के लिए मुख्तलिफ तरीका इलाज है। हम्म, इनमें खतरनाक हेपेटाइटिस बी और सी हैं, जिनको हम अमूमन लोग काला यरकान बोलते हैं, और हेपेटाइटिस ए और ई को पीला यरकान बोला जाता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है, ये अमूमन गंदा पानी पीने से, और ये बाहर के रेडी से बच्चे जो चीज़ें खाते हैं, गोलगप्पे, समोसे वगैरह, या जो टाटरी वगैरह मिलती है, वो आइसक्रीम्स वगैरह खाई, वो अगर किसी ने, इसका रूट होता है फीको ओरल रूट होता है इसका। तो वो आप के हाथ हाइजीन, किसी एक घर में किसी एक फर्द को हेपेटाइटिस ए हुआ है, वो अपनी हैंड हाइजीन अच्छी नहीं रखता, तो वो अगर वो घर का खाना बनाता है या किसी बच्चे को खाना खिलाती है माँ, तो उस बच्चे को हो जाने का खतरा है, घर के हम्म, बाकी अफराद को हो जाने का खतरा है। सही। अगर कोई शेफ है, होटल में खाना बनाता है, उसको हेपेटाइटिस ए हुआ है, वो अपनी हैंड हाइजीन अच्छी नहीं रखता, तो वो बाकी पूरे रेस्टोरेंट में जिसके लिए खाना बनाएगा उनको ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि इसका रूट फीको ओरल रूट है। हाथ सही। से जो गंदी खुराक, गंदा पानी जो पिएंगे, उससे फैलेगा ये। और ये 4 से 8 हफ्तों में ठीक हो जाता है। और इसकी अलामात में आपको पता है कि बुखार का होना, और आंखों का पीला हो जाना, उल्टियाँ लग जाना, भूख का कम लगना, पखाने लग जाना, पेट में दर्द होना, ये इसकी अलामात होती हैं, और ये 4 से 8 हफ्ते में ठीक होना शुरू हो जाता है। जो हेपेटाइटिस ई है, उसका भी यही सेम रूट है, लेकिन हेपेटाइटिस ई कभी-कभार किसी पेचीदगी में चला जाता है, जिसे एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं। हम्म, उसमें बंदा बेहोश हो जाता है, और उसका फिर इलाज सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट होता है, अगर टाइमली हो जाए तो। सही। अदरवाइज पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है, और इवन इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, पेशेंट की मौत भी वाक़या हो सकती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, ये, इनका फैलने का ज़रिया दूसरा है। ये फैलते हैं आपके खून, अगर किसी को इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई है, किसी को औज़ार जो हैं वो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट दौरान, जो। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ऐसे इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स से उसका ऑपरेशन कर दिया जाए, या फिर सिरिंजेस, जो रीयूज़ सिरिंजेस यूज़ करते हैं कोई अक्सर अक्सर, इन इस तरह से, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू फैलता है। और कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि ड्यूरिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो पेशेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है उनको, अगर उनका ब्लड कांटेक्ट हो जाए उनकी रप्चर्ड स्किन के साथ। तो इसका रूट ये है फैलने का, हेपेटाइटिस बी का और सी का। जो सर, ये इतनी
वायरल हो रहा है, ये इम्पैक्ट कर रहा है लोगों को, इतनी करोड़ों में तादाद जो कि इसमें इम्पैक्ट हो रही है। जो आपकी ड्यूटी है निश्तर हॉस्पिटल में, तो क्या उसकी भी इस हेपेटाइटिस की रेशियो इस वक्त ज़्यादा है या कम है? इस हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, अब पहले ऐसा होता था कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। शुरू में तो लोग बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ और पेचीदगियों के साथ आते थे। इसकी पेचीदगियों के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जब हेपेटाइटिस बी, सी क्रोनिसिटी में चले जाते हैं, हुँ, तो पेशेंट के पेट में पानी का इकट्ठा हो जाना, मुँह से खून की उल्टियाँ आना, काले पखाने आना, गुरूद की तारी हो जाना। लेकिन अब जब से अवेयरनेस आई है लोगों को, तो लोग अपने टेस्ट करवाना शुरू हो गए हैं। जिस फैमिली में इस तरह के हेपेटाइटिस के पेशेंट्स थे, उन्होंने अपने टेस्ट कराना शुरू कर दिया। और अगर वक्त टाइमली तशखीस हो जाए उसकी, और पहले हम उसका स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं और फिर हम पीसीआर की तरफ जाते हैं। अगर कोई टाइमली तशखीस हो जाए तो आजकल बड़ी इजी मेडिसिन ओरल फॉर्म में अवेलेबल है। पहले आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे और 6 हुँ। महीने इंजेक्शंस होता था। अब जब से ओरल ट्रीटमेंट्स आए हैं हेपेटाइटिस बी का भी और सी का भी, तो उसके बाद से तो काफ़ी हद तक इसकी कॉम्प्लिकेशंस में कमी वाक़ई हुई है। अच्छा सर, बैकग्राउंड इलाकों में इतनी लोग एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन इसकी इंडिकेशन क्या है हेपेटाइटिस ए, बी, सी की? इसकी इंडिकेशन के हवाले से आप बताइएगा। इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। नहीं, इंडिकेशन ऑफ डिजीज़। देखें, इसमें जो इंडिकेशन जो इंडिकेट आप सुना दें कि अलामात क्या वाज़ेह होती हैं। अलामात के जी, हवाले से। अलामात में मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, इसमें अमूमन पेशेंट को बुखार होता है हुँ, हुँ। और आपके पेट में दर्द होगा, ख़ास तौर पे सीधी साइड पे पसलियों के नीचे मतली आने की कैफ़ियत होगी, भूख कम लगेगी, थकावट रहेगी और पखाने का रंग बदल सकता है, सही मटियाले है। रंग का हो सकता है, पेशाब का रंग बहुत ज़्यादा कोला कलर्ड सा हो जाता है, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। डार्क यूरिन आता है कलर्ड का। ये अलामत होती है एक्यूट हेपेटाइटिस की। और हुँ, एक्यूट हेपेटाइटिस मोस्टली हेपेटाइटिस ए और ई प्रेजेंट करते हैं, या कुछ केसेस में हेपेटाइटिस बी भी प्रेजेंट कर सकता है एक्यूटली। सही। तो ये इसकी अलामत होती हैं और ये इनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ये खुद ही अपना कोर्स कंप्लीट कर देते हैं और इसमें सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं, सही। तो पेशेंट ठीक हो जाता है। हुँ। अच्छा सर, ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करते हैं कि आजकल ब्लड प्रेशर एक कॉमन डिज़ीज़ हो गई है। इससे नौजवान तबका इसमें ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इसकी अगर तफ़सीलात की बात करें तो हर 20 में से 9 अफ़राद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं और पाकिस्तान में 52% जो लोग हैं इसमें इम्पैक्ट हो चुके हैं। इस हवाले से बताइए? देखिए, अब ब्लड प्रेशर होता क्यों है? ब्लड प्रेशर हुँ, इतना कॉमन क्यों हो गया है? अब ब्लड प्रेशर की जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉज़ होती है वो इडियोपैथिक होती है, मतलब कोई रीज़न नहीं मिलती हमें। सही है। और कुछ अगर यंग बच्चों में हो जाए, यंग लोगों में ब्लड प्रेशर हो जाए, तो फिर हमने उसकी सेकेंडरी कॉजेज़ ढूँढनी होती हैं हुँ, हुँ। कि ऐसी कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे या ऐसी कुछ बीमारियाँ तो नहीं हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ, सही। जिसकी कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है। वो जब भी किसी यंग एज में ब्लड प्रेशर हो जाए, तो हमें उसकी बाकी कॉजेज़ को भी रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेट आपका मुआलिज जो होगा, आप उसे बताएँगे तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा, आपकी कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए। दूसरी जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है ब्लड प्रेशर की, जो हमारे मुल्क में अब क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, जो आप डेटा बता रहे हैं, बेसिकली ये सारा लाइफ़स्टाइल है। हुँ, आप ये देखेंगे, आज से पहले जब इतनी लग्ज़री नहीं थी लाइफ़ में, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, बाइक्स नहीं थी, लोग साइकिल चलाया करते थे, फ़ास्ट फूड अवेलेबल नहीं थी, तो लोग जो है वो घरों का खाना खाते थे। चीज़ और फैटी फूड्स इतनी ज़्यादा नहीं खाते थे। अब वो सारी चीज़ें, आपको पता है कि लग्ज़री आ गई, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, लोगों का जो अय्याशी की तरफ ज़्यादा हो गया, मतलब वो बैठने में ज़्यादा उनका रुझान है, एक्सरसाइज़ कम करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब वो उसमें जो है वो ब्लड प्रेशर इसी वजह से, लोगों को मोटापा आ गया, लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये आपस में सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। हुँ। कि जब एक चीज़ आती है तो साथ में अपने साथ ये दूसरी भी बीमारियों को साथ लेकर आती है। बिल्कुल। तो ख़ास तौर पे जो मैं इसका सबसे बड़ा कसूरवार ठहराता हूँ वो आपके सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को है। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल आपका यही है कि जो आप आजकल फ़ास्ट फूड्स और बर्गर्स और ये चीज़ें खाते हैं, हुँ। जिससे मोटापा आता है और इसके साथ ही फिर ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियाँ, ख़ास तौर पे शुगर आपके साथ। अच्छा सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी ब्लड प्रेशर की रेंज कितनी है ऐज के हवाले से, ये बताइएगा? देखिए, ऐज के हवाले से नहीं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो हमने इसको ग्रेडिंग में डिवाइड किया हुँ, हुँ। हुआ है। इसमें अब कुछ लोग प्री हाइपरटेंसिव रेंज में होते हैं, तो हम उनको गाइड कर देते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर आपका 130 से 139 हुँ, तक हुँ। हो ऊपर वाला और 80 से 89 तक हो नीचे वाला, तो हम उनको प्री हाइपरटेंसिव में होते हैं और उनको हम थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करने के लिए एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ इसमें हम उनको मेडिकेशन अभी नहीं देते। अगर कोई यंग पेशेंट है और साथ में उसको कोई शुगर नहीं है या उसको साथ में कोई और पेचीदगी भी नहीं है, कोई स्मोकिंग नहीं करता या एटलीस्ट कोई
उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक है, हम्म। तो उनमें हम उनको एहतियात करने का कहेंगे, अपना वॉक करें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें और अपना वजन कम करें, ठीक है। तो अगर आप 5-6% भी वजन कम कर लेते हैं तो आपकी ब्लड प्रेशर में कमी वाकई हो सकती है। अच्छा, दूसरा इसके अलावा जब ऐसे ब्लड प्रेशर की रीडिंग आना शुरू हो जाए तो फिर हम पेशेंट को ये भी गाइड करेंगे कि आप अपना ब्लड प्रेशर डेली चेक करें और उसका एक चार्ट बनाएं। फिर वो चार्ट बनाने के बाद अपने हम्म। मॉलेज को जाके चेक कराएं ताकि उनकी मेन रीडिंग्स कैलकुलेट करें कि क्या ये हाइपरटेंसिव रेंजेस में आ रही हैं कि रीडिंग्स या नहीं आ रही। तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये कि हाइपरटेंसिव रेंज में है तो इसको ट्रीट करना चाहिए या नहीं ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर में डिप्रेशन का कितना रोल है? डिप्रेशन ब्लड प्रेशर कितना कॉज करेगा? हाँ। देखिए इसमें डिपेंड्स कर सकता है कि, लेकिन ब्लड प्रेशर की कॉज तो नहीं है डिप्रेशन, लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है और उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो जाए तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अदरवाइज डिप्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर तो नहीं होगा। अच्छा, खुराक का कितना रोल होता है इसमें? आप क्या एडवाइस करेंगे खुराक के देखिए हवाले से? खुराक में अगर कुछ लोग जिनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड हम्म। प्रेशर की या शुगर की, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो शुरू से एहतियात बरतें, खास तौर पर अपने खाने पीने में और अपने हम्म। लाइफस्टाइल में, क्योंकि ये प्रोन होते हैं डेवलप करने के कि इनको भी ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है इन द कमिंग लाइफ। सर, शुगर के हवाले से बात करेंगे कि शुगर कितनी खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है? शुगर के मरीज ज़्यादा देर चल फिर भी नहीं सकते, डिप्रेशन का भी शिकार रहते हैं। अगर इसकी तफसीलात के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो हर चौथा पाकिस्तानी शुगर की बीमारी का शिकार है और 20 साल की उम्र से ज़्यादा 3.5 करोड़ से 4 करोड़ अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए फिर वही वाली बात है कि शुगर जो है अब इसकी भी मुख्तलिफ अकसाम है, खास तौर हम्म। पे हमने इसको दो टाइप्स में ज़्यादा इन्वॉल्व डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। सही। इसके अलावा एक और भी इकसाम होती है जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि होती सिर्फ खवातीन के अंदर है, और सेकेंडरी कॉजेज होती हैं, वो उस डिटेल में नहीं जाते। जो मोस्ट कॉमन है वो टाइप 1 और टाइप 2 है। और मोस्टली हमारे पास तो टाइप 2 डायबिटीज़ आती है, जो कि हम्म। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है अमूमन जो कि लोग 40 साल से बड़े होते हैं और उनमें अच्छा। जो ओबीज होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही होती है। और टाइप 1 ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसमें आपकी इंसुलिन बनाने के जो खुलिये हैं लुब्बुलुबे के अंदर, पेनक्रियाज के अंदर, वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जिस्म जो है वो इंसुलिन नहीं बना सकता, तो आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। उसको टाइप 1 कहते हैं और सही। ये अमूमन यंग बच्चों में ज़्यादा होती है, 20 साल से पहले ज़्यादा प्रेजेंट करती है। ठीक है। और ये अमूमन बच्चे जो होते हैं वो थीन लीन से होते हैं, कमज़ोर से होते हैं, लागर से होते हैं। तो ये तो इनकी कोई मौरूसी बीमारी भी हो सकती है और इनको ये किसी भी वजह से, डिस्ट्रक्शन की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, आपका अपना ही कुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम आपके खिलाफ उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तो है टाइप 1 डायबिटीज़। हम्म। और ये बहुत कम रेशो है, अगर आप यूँ कह लेंगे 10% ये है तो 90% टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि बिल्कुल। अमूमन आप का सवाल भी यही है कि ज़्यादा लोगों को ये डायबिटीज़ क्यों हो हाँ, रही है? इम्पैक्ट हो रहे हैं उसमें। इम्पैक्ट। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसका भी लिंक वही वाली बात है, जैसे ब्लड प्रेशर और टाइप डायबिटीज़ हैं, दोनों हम्म। बहन-भाई हैं। दोनों जो हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये तीनों आपस में जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं सही है। चीज़ें। इसका ताल्लुक आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल से है। जो लाइफ़स्टाइल हम लोगों का हो गया है, लोग साइकिल नहीं चलाते, लोग वॉक नहीं करते, हम्म। लोग घरों का बना खाना खाने से बेहतर है कि लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाना पसंद करते हैं, और खाना खाने के बाद लोगों की स्टाइल ये है कि लोग स्मोकिंग ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं, लोगों ने चलना फिरना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो उसकी वजह से वो सारा जो फैट है वो आपके जिस्म में इकट्ठा होता है, और उसके बाद वो आपको उस जब फैट इकट्ठा होगा तो उसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अब इंसुलिन तो मौजूद है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो इस वजह से शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। अच्छा, मोस्टली ये भी देखा जाता है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनके जो पाँव फटना उनके शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि उनके जो पाँव है ना, वो सूखना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि उनका ऑपरेशन करके उसकी जो उंगलियां हैं वो काटी जाती है। जी, जी। इसकी क्या वजह है? देखें, अब ये बात है कि अगर ये आप वो वाली बात करें कि ये बिल्कुल जब एंड स्टेज पे पहुँच जाती है, हम्म। जब शुगर हमारी, अब देखें शुगर ऐसी बीमारी है जो आपको हर अज़ा को मुतासिर कर सकती है, आपके दिमाग को मुतासिर करेगी, मतलब शरियानों को मुतासिर करेगी, तो फालिज हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है। इसी तरीके से आपके असाब को भी इन्वॉल्व करती है। जब असाब को इन्वॉल्व करेगी तो आपके पैरों को सुन्न होना शुरू हो जाएँगे और आपको महसूस होना कम हो जाएगा, हम्म। जिसकी बिना पर वहाँ कोई ज़ख्म हो जाए तो वो ज़ख्म जो है वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ज़ख्म हो गया मुझे, और उसकी इसी तरीके से जो हील करने की सलाहियत है वो भी कम हो जाएगी, ज़ख्म भरने की सलाहियत। और खून में अगर शुगर की मिकदार ज़्यादा होगी तो उसकी बिना पर भी वहाँ पर इन्फेक्शंस
ज़ाहिर है एक आप यूँ समझ लें कि एक मीठा पानी होता है हम्म, वो जरासीमों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या एक सादा पानी। सही। तो आप यूँ रख लें खून को कि खून में शीरा ज़्यादा हो गया तो वहाँ जरासीमों की मिकदार ज़्यादा जाएगी। तो ये कंडीशन बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है, जो ठीक लोग है, ठीक। बिल्कुल ही शुगर अपनी कंट्रोल नहीं करते। तो ये उन लोगों में कंडीशंस आ जाती हैं कि फिर उनको पहले सुन होते हैं पैर, फिर उनकी महसूस होने की सलाहियत चली जाती है और फिर वहाँ जब जख्म होते हैं तो वो इतने इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो रहे होते एंटीबायोटिक से, सही। या मरीज ख्याल भी नहीं रखते। तो फिर ये नौबत आती है कि आपको पहले, और फिर वहां पर वो जो वेसल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाती है। जब वेसल्स की ब्लड की सप्लाई वहाँ डेड होती है तो फिर वो जगह काली होना शुरू हो जाती है और फिर अल्टीमेटली आपको एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, उसको काटना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरे जिस्म में फैल जाएगा और आपको कि इंसान की फिर मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए फिर वो फुट काटना पड़ता है। लेकिन आप इस नौबत से बच सकते हैं अगर आप उसका इलाज बर वक़्त शुरू कर दें शुगर का, और लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़ाई हुँ, करें तो। अच्छा। जी नाज़रीन, शुगर के हवाले से बात कर रहे थे कि जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि शुगर के हवाले से जो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पैर, जिस्म के कुछ अज़ा सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। जी नाज़रीन, शुगर के हवाले से बात कर रहे थे, तो इसमें ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो शुगर है, इसके इतनी जो केसेज़ आ रहे हैं, ये हो सकता है कि आने वाले वक़्तों में ये ज़्यादा भी हो सकती है। हुकूमत को क्या करना चाहिए इस हवाले से, शुगर के हवाले से, कि वो अपने एक सरकारी इंस्टीट्यूशंस में इसको कैसे अवेल करे पब्लिक के अंदर? देखें, जो डाटा था उसमें ये था कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था और 2045 तक पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान जो है वो इसमें ये था कि चौथे नंबर पे था, हुँ, और हुँ। ये उम्मीद की जाती है कि 2045 तक पाकिस्तान शायद तीसरे नंबर पे आ जाए आ आफ्टर जाएगा। चाइना एंड हुँ, इंडिया। हुँ। लेकिन हमने ये टारगेट अभी तो 2022 में ही अचीव कर लिया है। जिस हुँ, स्पीड से हम लोग जा शुगर की रहे हैं। तरफ बढ़ रहे हैं, तकरीबन सही। हर चौथा बंदा शुगर का शिकार है हमारे मुल्क के अंदर। हुँ, और कई इसमें तो अभी कई मेजोरिटी लोग ऐसे भी हैं जो कि प्री डायबिटीज जिन्हें हमें कहते हैं। सही। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शुगर के लेवल्स लोगों की अवेयरनेस के लिए हुँ, कि हुँ। कितने होने चाहिए शुगर के लेवल्स को कंसिडर करें, और कितने पे आप प्री डायबिटीज, सही है, क्योंकि ये जो प्री डायबिटीज वो लोग होते हैं कि जो अभी डायबिटीज तो नहीं होती इनको, सही है। लेकिन इनको इन द कमिंग फ्यूचर में इनको शुगर होने का शदीद खतरा लाहक होता है। अगर सही। अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल कर लेंगे बगैर दवाइयों के तो कुछ अरसे के लिए ये शुगर को टाल लेंगे। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपकी निहारमू शुगर जो है वो 100 से कम होनी चाहिए, और अगर आपकी निहारमू शुगर जो है वो मतलब 8 घंटे की फास्टिंग की शुगर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाती है सही। तो आपको डायबिटीज़ है। हुँ, अब ये जो 100 से 125 के दरमियान अगर किसी की रीडिंग्स आ रही हैं फास्टिंग में, तो ये वो लोग हैं जो प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। सही। इन्हें अभी अलामत तो आ नहीं रही होती क्योंकि शुगर की अलामत आपको आती नहीं है और पता चलता नहीं कि आपको शुगर है। सही है। और लोगों को पता तब चलता है शुगर का कि जब उनको कोई पेचीदगी आ जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं हमें तो कोई मसला था ही नहीं। जब हमने तो ये तो बाय चांस हमें यूँ ये बीमारी हुई, ऐसे मसला हुआ तो हमें पता चला कि हमें शुगर है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सालाना कम से कम 1 साल में 1 दफ़ा, जो 40 इयर्स एंड अबव हुँ, लोग हैं, वो साल में 1 दफ़ा अपने खून के टेस्ट करवा लिया करें, तमाम टेस्ट। ताकि उन्हें पता चले कि अगर उनकी प्री डायबिटीज़ रेंज में शुगर आ रही है या डायबिटिक रेंज में आ रही है, तो उनकी मेडिकेशन स्टार्ट की जाए या उनको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करने का एडवाइस किया जाए। सही है। इसी तरीके से खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, हुँ, हुँ। लेकिन 200 से कम है, तो ऐसे लोग प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। लेकिन अगर खाने के 2 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाती है, तो ये लोगों को इसका मतलब है कि शुगर डेवलप हो चुकी है। सही है। और इसकी अलामात जो शुरू-शुरू में आती हैं, वो मुँह का खुश्क होना, प्यास का ज़्यादा लगना, ठीक। पेशाब का ज़्यादा आना हुँ, हुँ। और भूख का ज़्यादा लगना, ये कुछ अलामात हैं जो इंसान को थकावट रहना, जिस्म का कमज़ोर होना, हुँ, हुँ। सारा दिन लागे ये रहना, ये कॉमन कुछ इंडिकेशन कॉमन शुगर की है। अलामात हैं जो अक्सर पेशेंट्स को आ जाती हैं। तो सही है। आप अपने इन्वेस्टिगेशंस कराएँ, टेस्ट कराएँ और फिर अपनी रीडिंग्स को अपने मुआलिज के साथ डिस्कस करें। सही है। अच्छा सर, टाइफाइड इतनी ख़तरनाक बीमारी है, ये अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, ये आंतों को भी इम्पैक्ट करती है। इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और किस हवाले से करना चाहिए? और मोस्टली लोग टाइफाइड हो जाने के बावजूद भी एक अमूमन फार्मेसी से जाके 2-4 टैबलेट ले लेते हैं और खा लेते हैं। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट के ऊपर, ये बताइए? देखें, टाइफाइड तो वैसे है ही जो जो इसका वायरस है, हुँ, साल्मोनेला
टाइफी उस वायरस बैक्टीरिया है, सॉरी, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। सही वो रहता ही आपकी अंतड़ियों के अंदर है। सही। बेसिकली तो अंतड़ियों की ही बीमारी एक समझ हम्म। लें, और फैलेगी भी आपकी फीको ओरल रूट से, जैसे हमने बताया था कि आपको हम्म। हेपेटाइटिस ए और ई फैला था। और ये भी वैसे ही गंदे पानी से, गंदी खुराक लेने से, बिल्कुल। गंदे हाथों से, गुड हाइजीन ना होने से फैलेगा, और वायरस जाके अंतड़ियों में बैक्टीरिया जाके अंतड़ियों में आपका रहना शुरू कर देगा। अच्छा, इसकी जो अलामात होती हैं, जो आप पूछ रहे हैं, अलामात में इसके सबसे ज़्यादा बुखार आता है, जो कि पहले हल्का बुखार होता है और फिर तेज़ बुखार की तरफ जाता है। और इसके अलावा टाइफाइड जो है, अगर ये पेचीदगी की तरफ चला जाए तो ये तो आपके तमाम नमूनिया भी करा सकता है, आपको यरकान भी करा सकता है, हम्म। आपकी दिमाग की भी सोजिश, झिल्ली की सोजिश कराएगा तो वो भी करा सकता है, मेनिंजाइटिस भी करा सकता है, ऑल जिगर में डिजीज दौड़ ऑफ बुखार। मैन जी, फैक्टर जी। टाइफाइड। जी, जी, ये तमाम पेचीदगी करा सकता है। हम्म। अब इसमें जो हमारे यहाँ जो सबसे एक कॉमन जो मिसकंसेप्शन है कि एक टेस्ट करा दिया जाता है जिसको टाइफीडॉट या विडाल हाँ, टेस्ट कहते टैफिडोल हैं, विडाल। और वो सबका पॉजिटिव ही आता है। हम्म। और उसके ऊपर आपको पता है कि सारी जो क्विकरी है, वो सारी दुकानदारी है, वो इस बिल्कुल। टाइफीडॉट टेस्ट के ऊपर चल रही है। और हर बंदा उस टाइफीडॉट टेस्ट को जो है वो बुनियाद बना के कहता है कि आपको टाइफाइड था और आपका जी जनाब इलाज होना चाहिए और आपको जो है ना इंजेक्शंस लगने चाहिए, और वो उनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन जो है वो शुरू करवा देते हैं। तो जबकि पेशेंट्स को कोई अलामत ही नहीं होती, या उससे कोई और बुखार होता है, आप इन बुखार को इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते कि बुखार की और भी कॉजेज हैं, सही है। कि वो कोई मलेरिया तो नहीं था, डेंगू तो नहीं था, या कोई और सिंपल बुखार, कोई गला खराब तो नहीं हुआ, कोई और बुखार था किसी भी किस्म का, तो लोग उसे टाइफाइड पॉजिटिव होने में डाल देते हैं अंदर। हम्म। तो इसमें जब अब इसमें जो कॉमन जो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन जो हमें सामना करना पड़ता है कि इतनी एंटीबायोटिक्स जब पेरिफेरी पे मिल जाती हैं या कोएक्स दे देते हैं, तो जब केसेस हमारे पास टर्शी केयर में आते हैं तो वो या हम्म। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं या एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, कि मतलब काफ़ी सारी दवाइयों से, एंटीबायोटिक्स हम्म। से उनको जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जो कि असर नहीं करती। और फिर जो सबसे ज़रूरी टेस्ट है जो करवाना चाहिए वो ब्लड कल्चर है इस हवाले से, सही। कि बजाय आप टाइफाइड टेस्ट करवाएं, अगर बुखार हो रहा है और नहीं पता चल रहा है तो आप उसका ब्लड कल्चर्स करवाएं। ब्लड कल्चर्स की रिपोर्ट 4-5 डेज के बाद आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा किस एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया सेंसिटिव है, आप वो एंटीबायोटिक दें और फिर पेशेंट रिकवर कर जाएगा। तो हम्म। ये चीज़ जो है इसको रोकना ज़रूरी है कि बिला वजह आप एंटीबायोटिक्स ना दें, क्योंकि लोग अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के साथ आ रहे हैं, और अब हमें बहुत ही एडवांस या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं अगर कोई पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस के साथ आए तो। अच्छा, आप जो लैब हैं उनको भी कसूरवार समझते हैं इस चीज़ में, जिसको नहीं भी होता टाइफाइड वो पॉजिटिव लिख देते हैं इसका। देखिए, टाइफाइड का वो जो टेस्ट आता है अगर वो कोई, अमूमन हाँ, पेशेंट ठीक है, अगर उसका टैफीडार्ट है भी नहीं, अगर उसमें रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाता है, अगर वो मेडिसिन उसको दी जाती है, ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, तो पेशेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताइए। पेशेंट पर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि देखिए, अगर वो लैब्स वाले ऐसे कर रहे हैं तो वो तो उनके बिहाफ पे ये तो नेग्लिजेंस है उनकी। हम्म। सेकेंडली, दुनिया में ये टेस्ट एब्सोल्यूट हो गया, अब ये टेस्ट करवाया ही नहीं जाता सिवाय सही। पाकिस्तान के। हाँ हाँ। वरना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टेस्ट को एब्सोल्यूट कर दिया, इसकी इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन नहीं है कराने की, इसको ठीक। कराना ही नहीं चाहिए। हम्म। पहली बात तो ये, इसको कराना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई, आपका सवाल ये है कि अगर कोई फिर भी उसकी हाँ बुनियाद पर हाँ। एंटीबायोटिक्स देता है तो फिर अगला उसका ये है कि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। सही। फिर नेक्स्ट टाइम आपको उसको एंटीबायोटिक्स देंगे तो वो असर नहीं करेगी, फिर आपको कोई और दवाई देनी पड़ेगी, फिर आपको कोई और दवाई देनी यानी पड़ेगी। इसी तरीके से जी, वो तो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है तो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट की बॉडी ऑफ बजाय अब ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट हाँ, की तरफ डैमेज चले गए। होते जाएंगे वो। नहीं, डैमेज तो शायद ना हो, देखिए साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं देखिए, मेडिसिन के। अगर कोई डिजीज नहीं है, अगर वो उसकी मेडिसिन खा रहे हैं तो उसमें लगता है डेफिनेटली कि डैमेज मेडिसिन हो के सकता साइड इफेक्ट्स भी आ सकते है। हैं, हाँ। उस ड्रग का रिएक्शन भी हो सकता है, और वो ड्रग जो है वो रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकती है। सही से। अच्छा, जोड़ों की बीमारी का दर्द ये कैसा मरीजों पर क्या असर डालता है, और ज्यादातर मोस्टली ये जो बूढ़े लोग होते हैं इनमें ज्यादा ये डिजीज क्रिएट होती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो बूढ़े लोगों में जोड़ों की बीमारी का दर्द होता है, उसमें एक तो ये वजह होती है कि जैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ख़ास कमजोर हो तौर पे जाती है। ख़वातीन के अंदर ये दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी की कमी के बाइस सही। उनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, और वो फिर ठीक। एडवांस स्टेज में ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ चली जाती हैं। और फिर वो जो है वो प्रोन टू फ्रैक्चर्स होती हैं, कि उनको कहीं गिरी हैं या बैठे सही। बिठाए खुद ही उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर्स हो गए हैं। हम्म। तो एक तो इस वजह से पेन हो सकता है। सेकेंडली, अमूमन ये जो जोड़ों में, ख़ास तौर पे आपके नी जॉइंट में, घुटनों के जोड़ों में एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो चेंजेस आ जाती हैं, वो जैसे अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, या कोई ट्रॉमा हो गया आपके घुटनों में,
तो दोनों जो हड्डियां हैं, ऊपर वाली फीमर बोन, मतलब आपकी जो ऊपर वाली हड्डी और नीचे के दरमियान जो गैप्स हैं वो कम हो जाते हैं सही। और वहाँ सोजिश हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं। तो उस कंडीशंस में ये दर्द ज़्यादा होते हैं, लोग कहते हैं बैठ नहीं सकते नीचे और हमारा सही। घुटने में शदीद दर्द होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर भी फिर आपको उस हवाले से मतलब देखना होता है, इन्वेस्टिगेट कि प्रॉपर्ली ये किस चीज़ में फॉल कर रही है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर जो आपका मॉलेज है वो आपका इलाज करेगा। जो बूढ़े लोगों में तो ये जोड़ों की बीमारियां ज़्यादा कॉमन हैं। अच्छा, उसके लिए फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे एक्सरे करवा लिया जाए वो ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने के लिए, सही। जिसमें आपके दोनों जॉइंट्स की अगर स्पेस जो है उसके दरमियान का फासला हड्डियों के दरमियान का कम हो गया है या आपस में टकरा रही हैं या कुछ और थोड़ी चेंजेस हैं, तो आप उसको डायग्नोज करेंगे कि ये आप पहले तो पता चले कि कौन सी बीमारी है। फिर कुछ हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं तो उसके लिए हम डेक्सा स्कैन्स वगैरह करवाते हैं, ये देखने के लिए कि ये बीमारी किस में फॉल करती है। सही। फिर कुछ जोड़ों की बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि यंग लोगों में ज़्यादा होती हैं, खासतौर पे उन वो ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं। ऑटोइम्यून डिजीज ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर आपका अपना ही कुव्वत मदाफ़त का जो निज़ाम है वो आपके अपने ही खिलाफ हो जाता है सही। और वो आपके जोड़ों पे भी असर करता है, वो आपकी आंखों पे भी और बाकी जिस्म के अज़ा, फेफड़ों पे, जिगर पे, दिल पे, मतलब काफ़ी अज़ा पे हर जगह असर करता है। तो उसमें कुछ बीमारियां होती हैं, उसमें आपके जो जोड़ हैं वो सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, सुबह के टाइम हाथों में अकड़ाव आ जाता है और वो सही। मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा आपकी और भी अलामत होती हैं इसके अंदर, जैसे चेहरे पे लाली का आ जाना धूप में निकलने से, हम्म। सर के बालों का गिरना, मुंह में छाले हो जाना या सर्दियों में काम करने से हाथों की उंगलियां नीली हो जाना ठंडे पानी से। सही। सही। तो ये कुछ बीमारियां अगर अलामत ये वाली आ रही हैं तो फिर आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कौन सी बीमारी में फॉल करती हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स हैं, लोग इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाते हैं अगर टाइमली इलाज हो जाए। हम्म। अगर टाइमली इलाज ना हो तो इसकी पेचीदगी में जोड़ मुड़ना शुरू हो जाते हैं और जब एक दफ़ा मुड़ जाए जोड़ तो फिर मुश्किल हो जाता है आपके दोबारा से उनको करेक्ट करना। सही। सही। पाकिस्तान इन स्टोमिक ऑफ डिजीज इज वेरी कॉमन। स्टोमिक का जो मसला है पाकिस्तान में बहुत ही आम होते जा रहे हैं। अक्सर अमूमन देखा जाता है मोस्टली कि जब खाना खाने के बाद लोग कहते हैं जी मुझे गैस हो गया है, मुख्तलिफ किस्म के वो सिरप भी ले लेते हैं और टैबलेट भी खा लेते हैं। इसका क्या रोल है? देखिए, ख़ास तौर पे इसमें जो है वो लोगों की अलामात या शिकायत ये होती है कि जी हमारे सीने में जलन होती है, हमें एक गैस का गोला बन जाता है जो फिर वो हम्म। पेट में बनता है और वो ऊपर की तरफ सीने की तरफ आता है और वो पूरी आग सी लगा देता है और फिर डकार आते हैं, मुँह का जायका कड़वा होता है। सही। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, हम इसे एसिड पेप्टिक डिजीज़ भी बोलते हैं या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ भी बोलते हैं हम इसे, या हम्म। इस बस समटाइम्स ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं इसे, या इसमें हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जिसे एच pylori कहते हैं, जो कि अमूमन आपने देखा होगा कि जिसके टेस्ट भी बहुत ज़्यादा कॉमनली करवाया जाता है। बिल्कुल। एच pylori टेस्ट पॉजिटिव है। जी जी। जैसे ये भी, इसका भी वही हाल है जिससे मैंने आपको बताया था ना, टाइफाइड और टेस्ट है। टाइफाइड। तो ये भी ठीक। एक कॉमन बीमारी बन गई कि एच pylori किसी का अगर पॉजिटिव आ गया हम्म। तो इसको चलें जनाब, इसको आप वो मैदे वाले कैप्सूल, जो पीपीआई कैप्सूल्स हैं जनाब, वो वाले कैप्सूल आप इसको शुरू करा दें। सही। जैसे किसी का टाइफाइड और पॉजिटिव है, आप उसको एंटीबायोटिक शुरू करा दें। ठीक ठीक। तो जबकि इसकी सेंसिटिविटी ब्लड के अंदर बहुत कम है। इसके अलावा दूसरे टेस्ट हैं जिसमें ये आप एच pylori को डिटेक्ट करें तो उनकी सेंसिटिविटी अच्छी है, जिसमें से एक कॉमनली जो है स्टूल फॉर एच pylori एंटीजन हम कराते हैं। उसकी सेंसिटिविटी फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन अगर हम एंडोस्कोपी करके उसकी गैस्ट्रिक बायोप्सी कर लें या फिर वहाँ से गैस्ट्रिक मटेरियल लेके उसकी अगर हम बायोप्सी करें तो हमें उसमें से वो मोस्ट सेंसिटिव है। अच्छा, उसमें फिर अब इशू ये होता है कि ये बेसिकली तो एच pylori अगर किसी बैक्टीरिया पाया जाता है किसी के मैदे के अंदर और वहाँ पर वो अल्सर कॉज करता है, हम्म। तो या अल्सर में पाया जाता है वो बैक्टीरिया, तो उसमें ये अलामत ज़्यादा आती हैं जो पेशेंट्स को आप बता रहे हैं। तो इसके लिए एरेडिकेशन थेरेपी होती है, 2 वीक्स का कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, अगर तो एच pylori पॉजिटिव है। और सेकेंडली हम उसको फिर पीपीआईज देते हैं जो कि आपके मैदे वाले कैप्सूल जिन्हें बोलते हैं, और सही। कुछ सिरप्स जो आप बता रहे थे। ये देने के बाद फिर लेकिन आपने इसके साथ स्टिल आप फिर अगेन लाइफस्टाइल का फ़र्क आ जाएगा। आपने सबसे पहले अपने हाथ को रोकना है, जिसमें आपके पास स्पाइसी फूड्स हैं, फैटी फूड्स हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है। सही। आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है और आपने फ्रीक्वेंट मील्स करने हैं। मतलब आप एक दफ़ा में बहुत कुछ नहीं खा सकते। आप थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ और बेशक मल्टीपल टाइम्स खा लें। और इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करेंगे, वेट लूज़ करेंगे, तो आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक अफ़ाका मिलेगा। आप पब्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे?
पब्लिक मैसेज इस हवाले से हाँ, डिजीज़ क्या है? इस हवाले से यही पब्लिक मैसेज है कि अगर आप ने जो है वो एक तो कोशिश करें कि आप अपना जो हाथ है वो रोक के खाएं, आप हुँ, अपना हुँ। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, आप एक्सरसाइज करें, वॉक वॉक करें, रोजाना कम से कम 20 से 25 मिनट की वॉक करें तेज कदमों के साथ, और अपना वजन कम करें। सेकेंडली जो है वो आप घर का खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, बजाय ऐसे कि आप ऑयली और स्पाइसी फूड बाहर की खाएं। तो आपको और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि इससे आपकी देखें, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ में हुँ, पहले हुँ। लाइफ़स्टाइल है, बाद में ड्रग्स हैं, कि पहले इंसान खुद ठीक होना चाहता है कि नहीं ठीक होना चाहता। अगर सही, एक इंसान खुद ठीक नहीं होना चाहता तो अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई नहीं करेगा। मॉडिफ़ाई नहीं करेगा तो फिर हम जितनी मर्ज़ी उसको मेडिसिन दे दें, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो हर बीमारी में यही, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और ये वाली बीमारी आपकी मैदे वाली जो आपने पूछी है, ये है। सही। नाज़रीन, डिज़ीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब का कहना था कि जो लाइफ़स्टाइल है वो ठीक करना चाहिए। ये लाइफ़स्टाइल बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकता है, क्योंकि जैसे इंसान अमूमन बाहर जाने के बाद अपनी मर्ज़ी के जो फूड्स हैं वो खा लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसी हवाले से इनका कहना था कि इस चीज़ को अगर रोका जाए, वर्ज़िश की जाए, या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो जो डिज़ीज़ है इसको काफ़ी हद तक रोक सकता है। नाज़रीन, हेल्थ के नए इश्यू के साथ दोबारा एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।